हेलो एवरीवन, दिस इज एफके मेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज इंजीनियर फरमान खान और आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मैंने आप लोगों को R32 के रेफ्रिजरेंट के बारे में एक हकीकत बताना है। कुछ लोग हैं जो कि रोज नए नए वीडियोस अपलोड करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि R32 का जो रेफ्रिजरेंट है ये बहुत ही सेफ है और इसको फ्लेम जो है वो नहीं पकड़ती। आज मैंने आप लोगों को हकीकत बताना है कि क्या वाकई R32 का जो रेफ्रिजरेंट है वो सेफ है या वो फ्लेमेबल हो सकता है, किन कंडीशंस के अंदर उसको फ्लेम जो है वो लग सकती है, यानी वो आग पकड़ सकता है और उसमें ब्लास्ट के रीजन जो है वो पैदा हो सकते हैं। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं पूरे 6 महीने के बाद दोबारा से यूट्यूब पे कमबैक कर चुका हूँ। चूंकि 6 महीने तक मैं थोड़ा सा मसरूफ होने की वजह से कोई वीडियो अपलोड ना कर सका, तो आज के बाद इंशाल्लाह हम दोबारा रेगुलर अपनी वीडियोस जो है वो अपलोड करते रहेंगे। सबसे पहले ये वीडियो देखें, उसके बाद हम आगे इस पे बात करते हैं। वॉच दिस वीडियो। चेक कर लें और ये प्रेशर भी आप लोगों को जो है ना वो सुनाई दे रहा होगा। टिश्यू के साथ ये आप चेक कर सकते हैं, रेफ्रिजरेंट रिलीज की गई है और साथ ही फ्लेम दिया गया उसको। ये उल्टा इससे जो इग्निशन है इसको बुझाएगा, इससे आग नहीं पकड़ेगा। ये सिलेंडर भी दिखावे और वो सामने आपके सामने बिल्कुल है, सिलेंडर भी आप चेक करें। सेंटर भी आप देख लें R32 क्या है और आपके सामने जो है ना ये दोबारा से हम नीचे लगा रहे हैं, चेक करें। वीडियो के अंदर आप लोगों ने देखा कि कुछ साहिबान जो है वो आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि R32 का जो रेफ्रिजरेंट है वो कितना सेफ है, यानी हम इसको फ्लेम लगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये किसी किस्म की कोई आग नहीं पकड़ती। आज मैंने आप लोगों को थोड़ा सा इस हकीकत के बारे में बताना है कि R32 का जो रेफ्रिजरेंट है इसके फ्लेमेबिलिटी लिमिट्स क्या है, यानी कब ये रेफ्रिजरेंट खतरनाक होता है, फ्लेमेबल हो सकता है और कब ये रेफ्रिजरेंट फ्लेमेबल नहीं होगा। इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों ने जो रेफ्रिजरेंट है R32 का, इसकी केमिस्ट्री हम पहले देख लेते हैं। मुख्तसरन मैं आप लोगों को इसकी केमिस्ट्री बताऊंगा। उसके बाद R32 के फ्लेमेबिलिटी लिमिट्स क्या हैं, कौन से लिमिट्स के अंदर इस रेफ्रिजरेंट ने आग पकड़ना है और धमाके से पटना है। उसके बाद नंबर 3, R32 का जो MSDS यानी मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, वो भी आप लोगों को दिखाना है। मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट वो डेटा होती है जो कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो जब कोई भी रेफ्रिजरेंट बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, तो उस वक्त उस रेफ्रिजरेंट के ऊपर जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स और डिफरेंट जो टेस्ट वगैरह होते हैं उनका रिपोर्ट जो है वो इस MSDS शीट के अंदर वो दे देते हैं। तो मैं भी आप लोगों को R32 का जो कि ऑफिशियल इसका मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट होगा वो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। ये थोड़ा सा आप लोग देख भी सकते हैं, ये R32 का मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट है जो कि मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, इसके बाद नंबर 4, R32 जो है वो कब इसके अंदर ब्लास्ट के रिस्क हो सकते हैं, कब ये ब्लास्ट हो सकता है, किन किन कंडीशंस में, किन किन हालात में इसमें ब्लास्ट के चांसेस पैदा हो सकते हैं। ये भी थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, सबसे पहले हम थोड़ी सी R32 की केमिस्ट्री देखते हैं। R32 का जो रेफ्रिजरेंट है इसका जो केमियाई नाम है वो है डाइफ्लोरोमीथेन, ठीक है। अच्छा, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है CH2F2। C का मतलब कार्बन, H का मतलब है हाइड्रोजन और F का मतलब है फ्लोरीन। कार्बन ये जो रेफ्रिजरेंट है ये CH2F2 जो है ये एक मॉलिक्यूल को जाहिर करता है, यानी इस सिलेंडर के अंदर अगर फर्ज करे कोई 1 kg या 2 kg या 10 kg का रेफ्रिजरेंट मौजूद है तो इसमें अरब खरब नंबर्स के मॉलिक्यूल हो सकते हैं। अब उसमें से अगर हम एक मॉलिक्यूल को लेके यहाँ पे डिस्कस करें तो ये CH2F2 जो है ये एक छोटा सा छोटा जर्रा जो है वो है CH2F2। तो हम उस छोटे से छोटे जर्रे की बात करते हैं। अच्छा, इस छोटे से छोटे जर्रे में जो मॉलिक्यूल हम इसको कहते हैं इसमें एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन और 2 फ्लोरीन होते हैं। तो ये इन 5 एटमों से मिलकर एक मॉलिक्यूल बना हुआ है जिसने R32 का शेप इख्तियार किया हुआ है। अच्छा, चूंकि R32 को जब हम एयर के साथ कांटेक्ट में लाते हैं तभी ये डेंजरस साबित होता है, तो हम थोड़ा सा एयर के बारे में भी समझने की कोशिश करते हैं कि ये एयर असल में क्या चीज होती है। देखिए, एयर जो है ये मुख्तलिफ गैसों का आमेज़श है।
यानी इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के गैसें शामिल हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताए हैं कि नाइट्रोजन है जो कि तकरीबन 78% एयर के अंदर होता है, ऑक्सीजन है जो कि तकरीबन 21% एयर के अंदर होता है, उसके बाद आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नियॉन है, हीलियम है, मीथेन है, क्रिप्टॉन है। ये भी गैसें होती हैं लेकिन ये बहुत ही कम मिकदार में एयर के अंदर पाए जाते हैं। तो जो मेजर दो गैसें होती हैं वो है एक नाइट्रोजन की गैस और दूसरा है ऑक्सीजन की गैस। तो ये दो गैसें जो हैं ये हवा के अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। तो हमने भी इन दो ही को कंसिडर करना है, जिसमें नाइट्रोजन जो है वो तो सेफ है, उसमें इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। जो ऑक्सीजन है इसका R32 के साथ एक खास रिएक्शन होता है जिसकी वजह से ये जो R32 का रेफ्रिजरेंट है ये खतरनाक साबित हो सकता है। कैसे होगा मैं आप लोगों को नीचे दिखा देता हूं। देखिए फर्ज कर ले ये हमने R32 के रेफ्रिजरेंट का, जैसे ये मान ले इस सिलेंडर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट है इसको हमने यहाँ पे कलमी सूरत में दिखाने की कोशिश की है। ये जो एक मॉलिक्यूल मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ CH2F2, ये एक छोटा जर्रा है। अब इस छोटे से छोटे जर्रे को अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे कलमी सूरत में देख लें तो इसमें दरमियान में से एक जो है वो कार्बन है, ये आप लोग देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बड़ा करके भी दिखाता हूँ। ये देखिए दरमियान में कार्बन है और एक साइड पे दो जो है ना इसके साथ हाइड्रोजन बांधे हुए हैं और दूसरे साइड पे इसके साथ दो फ्लोरीन बांधे हुए हैं। इस तरह ये एक दूसरा मॉलिक्यूल है, तीसरा मॉलिक्यूल, चौथा मॉलिक्यूल, हजारवां मॉलिक्यूल, करोड़वां मॉलिक्यूल। इस तरह इस सिलेंडर के अंदर करोड़ों अरबों करबों मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा ये मैंने आप लोगों को R32 के बारे में बात बता दी। उसके बाद ये हमारे पास एयर है, फर्ज करें इसके अंदर कोई 1 kg का या 2 kg का एयर है इस सिलेंडर के अंदर। तो एयर के अंदर क्या होता है, देखिए 78% जो है जो ब्लू कलर में है ये नाइट्रोजन है, जो येलो कलर में है 20.9 यानी तकरीबन 21% जो है इसके अंदर ऑक्सीजन है और बाकी भी गैसें होती हैं लेकिन वो चूंकि बहुत कम मिकदार में होती हैं तो उसको हम इग्नोर ही कर लेते हैं। अब अगर फर्ज कर ले किसी वजह से ये R32 और एयर को आपस में आप मिला दे यानी R32 प्लस एयर, तो इससे कहीं ना कहीं कोई मिक्सचर ही बन जाएगा, इससे कहीं ना कहीं कोई मिक्सचर ही बन जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस सिलेंडर के अंदर एयर भी है, इस सिलेंडर के अंदर यहाँ पे R32 का रेफ्रिजरेंट भी है, तो ये मिक्सचर बना हुआ है यानी R32 और एयर दोनों मिक्स हो चुके हैं। ठीक है, अच्छा अब कितने अगर ये मिक्स हो जाए कितने मिकदार में, तब जो है ये R32 का जो रेफ्रिजरेंट है वो खतरनाक साबित हो सकता है। थोड़ा सा हम नीचे आके इसके फ्लेमेबिलिटी लिमिट्स देखते हैं। R32 की जो फ्लेमेबिलिटी लिमिट्स हैं वो है LFL जो कि R32 जिसमें 13% और एयर 87%। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आपको मैं इस डेटा शीट के अंदर दिखाता हूं। ये देखिए R32 का सेफ्टी डेटा शीट है। ठीक है, अगर आप इसके अंदर देख लें, मैं थोड़ा सा आप लोगों को स्क्रॉल करके नीचे दिखा देता हूं कि इसके जो लोअर फ्लेमेबिलिटी लिमिट है और हायर फ्लेमेबिलिटी लिमिट है वो कितना है। इसमें आप लोग देख लें, यहाँ पे ये फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ये आपको सारे दिखाए गए हैं, जिसमें ये लोअर फ्लेमेबिलिटी ये आप देखें, ये जो ग्रीन कलर में मैंने दिखाए गए हैं लोअर एंड अपर एक्सप्लोजिव फ्लेमेबल लिमिट्स। तो लोअर कितना है 13% और अपर कितना है 33%। लोअर 13% और अपर जो है वो 33%। अब लोअर 13% का क्या मतलब है, लोअर 13% का मतलब यह है कि अगर फर्ज करें कोई एक मिक्सचर, आप कोई सिलेंडर ले लें या कोई आप इस तरह का एक रूम ले लें या कोई आप कैबिनेट ले लें, कोई आप रेफ्रिजरेशन साइकिल ले लें, अगर इसके अंदर, अगर इस स्पेस के अंदर कोई ऐसा स्टेटस आ जाए या कोई ऐसा कंडीशन क्रिएट हो कि जिसमें R32 13% मौजूद हो और एयर जो है वो 87% मौजूद हो, तो इस सूरत में ये जो मिक्सचर होगा ये LFL के मेयार पे पूरा उतरेगा, यानी इसमें R32 का जो कंसेंट्रेशन होगा वो लोअर फ्लेमेबिलिटी लिमिट के लिए बराबर है। अब अगर इस कंडीशन में आप यहाँ पे कोई भी स्पार्क लाइटर, कोई भी इग्निशन सोर्स अगर आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो भैया इस जो मिक्सचर है इसने आग पकड़ना है। कब आग पकड़ना है, जब इस मिक्सचर के अंदर
अगर 13% जो है वो R32 का रेफ्रिजरेंट मौजूद हो और 87% जो है वो एयर मौजूद हो, तो इस मिक्सचर ने थोड़ा सा भी अगर स्पार्क वगैरह या थोड़ा सा भी इग्निशन सोर्स अगर इसने यहाँ पे सेंस किया तो ये फौरन आग भड़क उठेगा और इसी वक्त ही धमाके का भी चांस हो जाता है। अच्छा, जो HFL है यानी हाई फ्लेमेबिलिटी लिमिट है, हाई फ्लेमेबिलिटी लिमिट का ये मतलब है कि अगर किसी कैबिनेट के अंदर जिसके अंदर एयर और R32 के रेफ्रिजरेंट दोनों ही मौजूद हो और इतने मौजूद हों कि जिसमें R32 33% और जो एयर है वो 67% अगर बलिहाज़े वॉल्यूम मौजूद हो तो ये हाई फ्लेमेबिलिटी लिमिट कहलाएगा। यानी इस पे भी इस मिक्सचर ने अगर कोई भी स्पार्क लाइटर या कोई माचिस की तिल्ली की या कोई और इग्निशन सोर्स इसके करीब लेके आया जाए तो इस मिक्सचर ने यहाँ पे आग पकड़ना है। तो अब अगर कोई भी रेफ्रिजरेंट R32 का वो एयर के मिक्सचर के साथ मिक्स किया जाए और वो 13% से लेकर 33% तक अगर बलिहाज़े वॉल्यूम जो है वो इस स्पेस के अंदर मौजूद हो और बाकी एयर हो तो ये फ्लेमेबिलिटी लिमिट है और इस लिमिट में R32 ने किसी भी इग्निशन सोर्स को सेंस करते हुए आग पकड़ना है। तो ये हमेशा से याद रख लें। एक बार फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। लोअर फ्लेमेबिलिटी लिमिट 13% R32 का रेफ्रिजरेंट और 87% एयर, अगर दोनों आपस में मिलते हैं तो ये लोअर फ्लेमेबिलिटी लिमिट्स के जुमरे में आएगा और इस लिमिट्स के अंदर R32 ने आग पकड़ना है अगर इस मिक्सचर को किसी भी इग्निशन सोर्स के करीब लाया जाए या कोई इग्निशन सोर्स इसके करीब लाया जाए तो इसने आग पकड़ना है। इस तरह हायर फ्लेमेबिलिटी लिमिट क्या है R32 का, अगर किसी मिक्सचर के अंदर R32 33% मौजूद हो और एयर एयर जो है वो 67% मौजूद हो तो ये हायर फ्लेमेबिलिटी लिमिट के जुमरे में आता है और इस मिक्सचर ने भी अगर कोई भी इग्निशन सोर्स या कोई भी स्पार्क लाइटर जो है वो इसके करीब लाया जाए तो इसने आग पकड़ना है। अब इस लिमिट के अंदर मिसाल के तौर पर R32 जो है वो 13% है या 14% है या 15 है या 20% है, यानी 33% तक अगर ये है इस एयर की मिक्सचर में तो ये फ्लेमेबिलिटी लिमिट के अंदर है और इस लिमिट के अंदर ये जो R32 है ये फ्लेमेबल हो सकता है और इसने आग पकड़ना है और आग पकड़ने के साथ साथ इसमें धमाका उठने की भी सलाहियत मौजूद होती है। अब यही कंडीशन आप इस कॉइल के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये कंडेंसर कॉइल है, इस कंडेंसर कॉइल के अंदर अगर कोई लीकेज पैदा हो जाए और लीकेज इतना हो कि इससे R32 का रेफ्रिजरेंट निकलता रहे और उसकी जगह जो है वो एयर लेता रहे। अब अगर ऐसी कंडीशन बन जाए कि इस कॉइल के अंदर या इस कॉइल के अंदर या इस पूरे साइकिल के अंदर R32 जो है वो 13% से लेकर 33% तक मौजूद हो और बाकी एयर हो तो जब भी कोई स्पार्क, कोई इग्निशन सोर्स इस कॉइल के करीब आएगा तो इस एसी ने फिर ब्लास्ट होना है। और अमूमन ये जो स्पार्क होता है इस साइकिल के अंदर वो अमूमन ज्यादातर कंप्रेसर के अंदर ही पैदा होता है। अच्छा, ये सिर्फ स्पार्क की वजह से ही नहीं होता बल्कि ये हॉट टेम्परेचर सरफेस की वजह से भी हो सकता है। यानी अगर ये जो मिक्सचर है जिसमें R32 एयर के साथ मिला हुआ है, अगर इसको एक खास लिमिट से गर्म सरफेस मिल जाए जो कि कंप्रेसर के अंदर होता है अमूमन, अगर ये गर्म सरफेस इसको मिल जाए तो इससे भी इसके अंदर जो इग्निशन एक एनर्जी पैदा होती है उस एनर्जी की वजह से ये फिर आग पकड़ने की कोशिश करता है जिसकी वजह से ये फिर ब्लास्ट भी हो सकता है। सो ये लिमिट से R32 के एयर के अंदर 13% से लेकर 33% तक अगर ये एयर के मिक्सचर के अंदर मौजूद है तो उस वक्त ये ब्लास्ट होगा। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा नीचे चलते हैं। इस साइकिल के अंदर रिस्क मैंने आपको बताए हैं कि रिस्क क्या होते हैं। जब ये रेफ्रिजरेंट LFL की सूरत में होगा, LFL का मतलब है कि यानी लोअर फ्लेमेबिलिटी और हायर फ्लेमेबिलिटी, तो अगर R32 जो है इस साइकिल के अंदर लोअर फ्लेमेबिलिटी तक मौजूद है एयर के साथ मिक्स होके
यानी 13% जो है वो R32 है और बाकी एयर है, या 14% R32 है, या 20% R32 है, या 25% R32 है, या 33% R32 है, तो अगर ये फ्लेमेबिलिटी लिमिट के अंदर एयर के साथ मिक्स होके इस साइकिल के अंदर मौजूद है तो किसी भी टाइम इस साइकिल के अंदर ब्लास्ट वाकया हो सकता है। और मोस्टली जो ब्लास्ट वाकया होगा वो या तो कंप्रेसर के अंदर वाकया होगा या फिर कंडेंसर के अंदर वाकया होगा। कंडेंसर में भी इस ब्लास्ट के चांसेस कम होते हैं, कंप्रेसर में ब्लास्ट के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि कंप्रेसर के अंदर जो एनर्जी इसके अंदर क्रिएट होती है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि कंप्रेसर ने कंप्रेस करना है और कंप्रेस करने के टाइम पे जो रेफ्रिजरेंट और एयर है इन दोनों का जो हीट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं कि लोअर फ्लेमेबिलिटी और हायर फ्लेमेबिलिटी की वजह से ही रेफ्रिजरेंट ने आग पकड़ना है, हर एक रेफ्रिजरेंट का एक ऑटो इग्निशन टेम्परेचर भी होता है। यानी ऑटो इग्निशन टेम्परेचर का मतलब यह है कि एक ऐसे टेम्परेचर का लेवल जिसमें किसी रेफ्रिजरेंट को किसी भी इग्निशन सोर्स की जरूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद ही आग पकड़ लेगा अगर उसका टेम्परेचर उस हाई रेंज तक पहुंच जाए। जैसे मान ले R32 का जो रेफ्रिजरेंट की लिमिट है वो है 530 डिग्री सेंटीग्रेड। आप इसके सेफ्टी डेटा शीट के अंदर भी देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यह है ऑटो इग्निशन टेम्परेचर और ये आप लोग देख रहे हैं 530 डिग्री सेल्सियस। अगर इतने टेम्परेचर तक ये रेफ्रिजरेंट इस साइकिल के अंदर पहुंच जाए किसी भी वजह से, तो उस सूरत में इसको कोई किसी किस्म की आग की या स्पार्क की जरूरत नहीं होगी, ये खुद ब खुद ही आग पकड़ लेगा। और जो ही ये गैस आग पकड़ेगा, आग पकड़ने की वजह से इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इतनी बढ़ जाती है कि फिर इसने ब्लास्ट ही करना है, इसके पास और कोई चारा नहीं रहेगा। तो अक्सर ज्यादातर जो हमारे R32 के रेफ्रिजरेंट के कंप्रेसर्स या एयर कंडीशनर ब्लास्ट होते हैं तो उनकी वजह ही यही होती है कि या तो वो लोअर फ्लेमेबिलिटी लिमिट और हायर फ्लेमेबिलिटी लिमिट तक पहुंच जाते हैं, यानी एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं, और या तो उसके अंदर जो टेम्परेचर है वो इतना बढ़ जाता है कि वो 530 डिग्री सेंटीग्रेड यानी ऑटो इग्निशन टेम्परेचर के लेवल तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हो जाते हैं। और ये अमूमन उस वक्त होता है अगर कंप्रेसर के अंदर किसी वजह से स्पार्क पैदा हो। स्पार्क का मतलब ये है जैसे मान ले कोई ओवरलोड है, उसके अंदर कोई मसला है, या कॉइल के तार के अंदर कोई मसला है जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा हीट हो कि जिसके अंदर छोटी सी चिंगारी पैदा हो जाए, तो उस चिंगारी की वजह से रेफ्रिजरेंट फौरन अपना टेम्परेचर जो है वो बढ़ा देता है, क्योंकि वैसे भी कंप्रेसर के अंदर जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, ज्यादा होता है। तो उस ज्यादा टेम्परेचर के वक्त अगर स्पार्क भी यहाँ पे अंदर पैदा होगा तो वो टेम्परेचर बिल्कुल पलक झपकने में ही बहुत हाई हो जाते हैं। 530 डिग्री सेंटीग्रेड अगर क्रॉस कर जाए तो इस कंप्रेसर के अंदर ही ब्लास्ट होगा। अच्छा, अब इस वीडियो के अंदर जो साहिबान आप लोगों को दिखाते हैं, जो एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं कि R32 को फ्लेम नहीं लगती, वो कॉन्फिडेंस सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि उस वक्त जो एयर है सराउंडिंग में, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा भी देता हूं, देखिए ना, आप इसको एक नजर देख लें। ये उन्होंने इस तरह की वेल्डिंग टार्च पकड़ी हुई है जिससे कि आग का शोला निकल रहा है, और नीचे से उन्होंने R32 का रेफ्रिजरेंट जो है ना उसकी चार्जिंग हुस को यहाँ पे खोल के रखा हुआ है, और वो जो रेफ्रिजरेंट है वो बिल्कुल फ्लेम के आगे से ही निकलती है। तो अब देखें यहाँ पे आग क्यों नहीं पकड़ता, क्योंकि सराउंडिंग में बहुत बड़ा एयर है, सराउंडिंग में बहुत ही बड़ा एयर है, और यहाँ से जो रेफ्रिजरेंट है वो बहुत ही कम मिकदार में निकलता है। तो इसका मतलब कि जो रेफ्रिजरेंट यहाँ से निकलता है वो फौरन एयर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, वो फौरन फैल जाता है एयर के अंदर। तो वो जो फ्लेमेबिलिटी लिमिट है जो मैंने आप लोगों को अभी बता दिया 13% और 33%, वो चूंकि मीट नहीं हो रहा है, इस वजह से ये जो एक्सपेरिमेंट के अंदर आपको दिखा रहे हैं ये आग नहीं पकड़ रहा। याद रख लें, जिस तरह मैंने आप लोगों को लिमिट दिखाई यहाँ पे, कि जब भी इस लिमिट के बाहर होगा रेफ्रिजरेंट R32, कभी भी ये आग नहीं पकड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे इस स्पेस के अंदर R32 का रेफ्रिजरेंट जो है वो 40% हो जाए और एयर जो है वो 60% हो जाए, तो ये हाई फ्लेमेबिलिटी लिमिट से ज्यादा है, यानी 33 से ज्यादा है, तो इस सूरत में ये आग कभी भी नहीं पकड़ेगा। अगर ये फर्ज करें R32 का जो रेफ्रिजरेंट है वो 5% है या 6% है या 10% है, और एयर जो है वो
10% 90% है यानी 90% है, तो उस सूरत में भी इस मिक्सचर ने आग नहीं पकड़ना है, क्योंकि R32 के रेफ्रिजरेंट का 10% होने का मतलब कि ये लोअर फ्लेमेबिलिटी लिमिट से कम है, तो इस वजह से भी ये आग नहीं पकड़ेगा। आग सिर्फ तब पकड़ेगा जब ये R32 का रेफ्रिजरेंट हवा के अंदर 13% से लेकर 33% तक होगा, तब ही इस मिक्सचर ने आग पकड़ना है। जब इसके नज़दीक कोई इग्निशन सोर्स लेके आया जाए या स्पार्क लाइटर वगैरह चलाया जाए। सो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आगे भी आने वाले टाइम में आप लोगों के साथ में अगर मौका मिला तो लगातार ही वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।